Hello everyone. In the last lecture, we studied about image formation in convex lens. Today, we are going to study about image formation in concave lens. Okay, so let's start with image formation in concave lens. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल कनकेव लेंस का शेप कैसा होता है बच्चे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब मैं कनकेव लेंस की बात करता हूँ इसका मतलब मैं डबल कनकेव लेंस की बात करता हूँ। ठीक है, डबल कनकेव लेंस में ये आपका क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका F और ये 2F, अगेन इस साइड भी क्या होगा, F एंड 2F होगा। ठीक है, अब की बात इसमें इमेज फॉर्मेशन जब अपन कनकेव लेंस में पढ़ते हैं और इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। तो बच्चे आपको पता है कि इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस में हमने कई सारे केसेस देखे, कई सारे सिचुएशन में अपन ऑब्जेक्ट को रखते थे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपन इमेज निकाला करते थे। ठीक है, बट यहाँ पर बेटे ओनली 2 केसेस आते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 कंडीशन होते हैं, एक आपको बहुत दूर रखना है और एक आपको उसके पास रखना है। ठीक है, तो हम अभी पढ़ना है बेटा केस 1। Case 1, when object is at infinity। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी। और मैं शुरू से बोलता आया हूँ बेटा, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहे तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इमेज जो रेज जो आएंगे है ना, रेज जो इंसिडेंट होंगे वो रेज आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो बेटे मान लो एक लाइट रे यूं आया पैरेलली और एक लाइट रे यूं आया पैरेलली, तो आपको पता है बेटा रूल क्या कहता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ आप देख रहे हो ये दोनों क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है तो मिल नहीं सकता, तो अपन इसको पीछे एक्सटेंड किए और यहाँ पर ये मिलता हुआ अपीयर हो रहा है। तो जहाँ पर मिलता है या मिलता हुआ अपीयर होता है वहां पर क्या बन जाता है बेटा, हमारा इमेज बन जाता है। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि हमने इसको इमेजिन करके मिलाया है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, इमेजिनरी इमेज बनेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में पहला है बेटा पोजीशन, दूसरा है नेचर और तीसरा है साइज। ठीक है, तो बेटे पोजीशन आपको दिख गया एट फोकस एट एफ, नेचर बताओ बेटा वर्चुअल, और वर्चुअल कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, और साइज क्या होगा बेटा, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड बनेगा। तो ये हुआ बेटा केस 1। ओके, केस 1 समझ में आ गया बच्चे आप लोगों को। ओके, इस वजह से ही हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कनकेव लेंस concave lens is also known as, ठीक है बेटा, concave lens is also known as diverging lens, because it diverge parallel beam of इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो उसको देखो क्या कर दिया इसने, डाइवर्ज कर दिया, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं बेटा, नोट, कन्वेक्स लेंस को अपन कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो known as converging lens, ठीक है, क्योंकि
कन्वेक्स लेंस पर डालो तो वो क्या करता है बेटा, पैरेलल बीम को एक पॉइंट पर फोकस पर कन्वर्ज कर देता है। कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्ज parallel beam of incident ray at its फोकस पर कन्वर्ज कर देता है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर कनकेव को डाइवर्जिंग और कन्वेक्स को कन्वर्जिंग कहा जाता है। ठीक है, याद करो वहां पर क्या होता था, क्या बोलते हैं, मिरर के केस में कनकेव को कन्वर्जिंग और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग कहा करते थे, है कि नहीं। तो यहां पर मामला थोड़ा उल्टा है। चलो, तो अब बात करेंगे हम लोग केस 2 की। केस 2 में आपको क्या करना है बेटा, पास में रख लेना है कहीं भी, ठीक है, और देखेंगे कि मामला क्या बनता है। केस 2, when object is placed in front of concave lens। ठीक है, पास में कहीं भी रखा हो तो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, ये मान लो आपका F है, ये आपका 2F है, इस साइड वाला F और इस साइड वाला 2F। ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा, कहीं भी ले लो। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमने ले लिया एक ऑब्जेक्ट A और B, एक पैरेलल लाइट रे ले गए, तो आपको पता है इसके साथ क्या होने वाला है, ये फोकस से चला जाएगा। और एक लाइट रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से लिया, तो आपको पता है क्या होने वाला है, ये भी सीधा सीधा पास हो जाएगा, है ना बच्चे, ये सीधा सीधा पास हो जाएगा। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये हुआ, ये दोनों कहीं भी मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो कहाँ पर क्या करेंगे बेटा, पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ मिलता हुआ अपीयर हो रहा है, A डैश B डैश, यही हमारा क्या हो गया बेटा, इमेज हो गया। तो इस बार देखो इमेज कहाँ बना, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इसके बीच में बन रहा है। ठीक है, नेचर कैसा है बेटा, देखो मैंने क्या बोला है आपको, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड इमेज बने तो वो वर्चुअल होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा क्या हो जाएगा, साइज। साइज कैसा दिख रहा है बच्चे बोलो, तो सबको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज काफी छोटा है, तो डिमिनिश्ड। तो क्या समझ में आया बच्चे कि कनकेव लेंस में इमेज जो है हमेशा क्या हो रहा है ना, ये ध्यान रखना। अगेन ये सब हमने जो किया है वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए किया है, और रियल ऑब्जेक्ट रहेगा तो कनकेव लेंस में इमेज हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये रही कहानी कनकेव लेंस की, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कनकेव, इसमें दो ही केस होता है, दोनों केस हमने कवर कर लिया। अब हम ये समझेंगे बेटे कि कनकेव लेंस का हम लोग डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका यूज़, वो है कि किसी पर्सन को अगर मायोपिया हो गया है, एक प्रकार का आई डिफेक्ट है जिसको कहते हैं मायोपिया। आगे आने वाले समय में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया को और कुछ नामों से जाना जाता है, इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया। इसको ठीक करने में हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला यूज हो गया यानी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कनकेव लेंस। पहला, टू करेक्ट मायोपिक आई, मायोपिक
आई। ठीक है, मायोपिया वाले आंख को ठीक करने के लिए अपन कनकेव लेंस का यूज करते हैं। और सेकेंड है इन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप्स में इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये आई डिफेक्ट्स भी आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं और ये क्या बोलते हैं टेलीस्कोप भी हम लोग आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, सो दिस वे हमने इमेज फॉर्मेशन वाला सेक्शन कंप्लीट किया। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस भी देखा, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस भी देखा, प्लस हमने ये भी समझा कि कन्वेक्स लेंस का कहाँ यूज है और कनकेव लेंस का कहाँ यूज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब आप जैसा कि मैंने बोला कि अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो वो क्या करेगा, कौन सा लेंस यूज करेगा, कन्वेक्स यूज करेगा। अगर किसी को मायोपिया हुआ है तो वो कौन सा लेंस यूज करेगा भाई, तो कनकेव लेंस यूज करेगा। समझ गए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको चश्मा लगा होगा, है ना, स्पेक्स यूज करने की जरूरत पड़ती होगी, तो क्यों, आप शौक से तो लगाते नहीं हो, कुछ लोग शौक से भी लगाते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे मेरी बात ले लो, है ना, मेरी मजबूरी है, मैं आपने मुझे कभी भी बिना चश्मे के नहीं देखा होगा, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। आ रही बात समझ में। तो किसी को अगर आई डिफेक्ट हो जाता है तो उसको सूटेबल एक चश्मा लगाया जाता है। आप कोई भी चश्मा उठा करके नहीं पहन सकते, है ना, आपको जैसी रिक्वायरमेंट है उस प्रकार का चश्मा आपको लेना पड़ता है। ठीक है, अगर मुझे शॉर्ट साइटेडनेस है तो मुझे क्या लगेगा बेटा, मायोपिया है अगर मुझे, तो मुझे कनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब मैं कोई भी कनकेव लेंस उठा के नहीं लगा सकता, एक पर्टिकुलर पावर वाला चश्मा लगाना होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पावर वाला स्पेक्स अपने को यूज करना पड़ता है, पर्टिकुलर पावर वाला लेंस हमको यूज करना पड़ता है। आगे बात समझ में। तो जब ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ इतने पावर का इनको लेंस लगाना है, ठीक है बेटे, तो वो जो लेंस मेकर है, जो लेंस को बनाता है, ठीक है, वो कैसे बनाता है, उसको कैसे तैयार करता है, ठीक है, तो वो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करता है जिसको कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं बेटे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो आज हम लोग समझेंगे कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है बच्चे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ध्यान से समझें क्या होता है। तो बेटा हमें अगर लेंस बनाना है, ठीक है, तो जितने भी आपने लेंस देखे उसमें क्या होता है, दो सरफेस यूज होते हैं, है ना, दो सरफेस यूज होते हैं, और वो दोनों सरफेस कैसे होने चाहिए, नॉन पैरेलल होने चाहिए, है ना, दोनों के दोनों सरफेस क्या होने चाहिए, नॉन पैरेलल होने चाहिए। अब यहाँ पर जो दिख रहा है हमको, यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, दोनों के दोनों सरफेस जो हैं वो बाहर उभरे हुए हैं, यानी बल्ज्ड आउट है। तो इसका मतलब हमने कौन सा लेंस यूज किया है, कन्वेक्स लेंस यूज किया है, डबल कन्वेक्स लेंस यूज किया है। ठीक है, अब बेटे जब बात आती है डबल कन्वेक्स लेंस की, ठीक है, ध्यान से समझना। ओके, तो बच्चा मैंने क्या करा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख लिया। ओके, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ से लाइट चलेगी, लाइट चलेगी बेटा, तो क्या होगा, यहाँ पर एंटर करेगी। ओके, तो आप देखना बेटा, इधर क्या है, ये किसी मटेरियल का बना हुआ होगा, सपोज ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, ये सपोज ग्लास का बना हुआ है। इधर क्या है बेटे, इधर क्या है, देखो एक मीडियम है ना, बाहर का मीडियम है, इसको बोल दिया मैंने μ1, और इस मीडियम को मैंने क्या बोल दिया μ2, और बाहर भी क्या है, सेम मीडियम है μ2, मतलब ये ग्लास का लेंस है और बाहर एयर है, तो ये और ये क्या हो गया, सॉरी, ये μ1 होगा, ये सेम रहेगा, और अंदर वाला क्या है, ग्लास है, या एक डिफरेंट मीडियम है। तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर देखो बाहर से अंदर जा रहा है, यानी एयर से ग्लास में जा रहा है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसको जाना ऐसे चाहिए था बेटा, लेकिन अपने को क्या करना होगा, रिफ्रैक्शन करने के लिए आपको नॉर्मल डालनी होती। नॉर्मल कैसे डालोगे, तो आप देख रहे हो बेटा, ये जो सरफेस है, ये वाला, ये फर्स्ट सरफेस है जहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, ये फर्स्ट सरफेस है जहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, तो इसको अपन कहते हैं फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखो, ये क्या हो रहा है बेटा, आपको एक गोले का हिस्सा दिख रहा है, ये ऐसा एक गोला होगा, एक स्फेयर होगा, उस स्फेयर का ये हिस्सा होगा, है ना, और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो ये है,
तो ये क्या हो जाएगा बेटा C1 हो जाएगा, और इसका रेडियस होगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा रेडियस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा रेडियस 1 हो जाएगा। ओके, तो बेटे ये रेडियस 1 हो गया। आगे मेरी बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता है बेटा कि कभी भी अगर आपको नॉर्मल डालना है तो बेसिकली क्या करना होता है, अपने को उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाना होता है। ठीक है, तो ये किसका काम करता है, नॉर्मल का काम करता है, तो ये नॉर्मल का काम कर रहा है। तो बेटे देखो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना है, तो ये ऐसा बेंड हो जाएगा, तो ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से बेंड हो गया सपोज। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बेटा, और एक लाइट रे हमने ऐसा गुजारा, तो ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा सीधा चला जाएगा। तो एक रे यहाँ से आई, एक रे यहाँ से आई, दोनों मिल गई, क्या बन गई बेटा इमेज बन गई, है कि नहीं। तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने ये वाली इमेज बना दी। ओके, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने ये वाली इमेज बना दी I1। कोई दिक्कत है इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे बेटा, मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना है V1 है ना, इमेज का डिस्टेंस क्या है V1 है। तो बेटे यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस हो रहा है। जब हम रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं तो अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमने पहले से पढ़ रखा है। क्या है बेटा फॉर्मूला, फॉर रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, क्या पढ़ा है बेटा, μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। तो चलो इस चीज को लगा लेते हैं बेटा। तो μ2 by v कितना है बेटा, v1 पॉजिटिव होगा, सॉरी इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना, माइनस μ1 by u, तो μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का क्या है बेटे r1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, μ2 by v1 माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस v1 by r1। ये ऐसा हमारा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है बेटा, तो इस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने इसको ऐसा बेंड कर दिया और इसको इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन 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 क्या ये इस तरीके से जा पाएगा, क्या ये इस तरीके से जा पाएगा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज कि यहाँ पर फिर से इसको क्या होना पड़ रहा है, ग्लास से एयर में आना पड़ रहा है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अगेन रिफ्रैक्शन होगा, इस लाइट रे के साथ यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, ध्यान से समझें। तो ये हो गया हमारे लिए सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है बेटे, ये हो गया हमारे लिए सेकेंड रिफ्रैक्टिंग। ये भी दिख रहा है कि ये भी एक गोले का हिस्सा है, यानी एक स्फेयर का पार्ट है। तो इस स्फीयर का भी कोई सेंटर होगा बेटा, इसको क्या बोलेंगे C2 बोलेंगे, और इसके रेडियस को क्या बोलूंगा, रेडियस 2 बोलूंगा, R2 बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा बेटा। जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा आपको फिर से क्या लेना पड़ेगा, एक नॉर्मल डालना पड़ेगा। तो इस तरीके का एक नॉर्मल बना। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो देखो इसको जाना कैसे चाहिए था बेटा, इस तरीके से जाना चाहिए था, है ना, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था। लेकिन क्या ये ऐसा जा पाएगा, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, ये डेंसर टू रेयर जा रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो, ये नॉर्मल है ऐसे जाना चाहिए था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है ना, तो और ये इधर झुक जाएगा। तो ये फाइनली क्या होगा बेटा, ये इस तरीके से यहाँ कहीं निकलेगा सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फाइनल इमेज बन जाएगा, फाइनल इमेज। तो ये हो जाएगा बेटा फाइनल इमेज डिस्टेंस v। ठीक है, दिस इज फाइनल इमेज डिस्टेंस v। इस बार क्या हो रहा है बच्चे, देखो तो कहां से कहां जा रहा है, इस मीडियम से इस मीडियम। तो ये अब मेरा क्या हो गया, पहला मीडियम हो गया, और ये मेरा दूसरा मीडियम हो गया, है ना। ये μ1 के काम करेगा और इधर वाला μ2 का काम करेगा। तो कैसे यूज करोगे बेटा, तो फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपको जो है क्या बोलते हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा μ2 by v। तो μ2 कौन सा वाला है, इस बार इस तरफ वाला, तो ये μ1 हो जाएगा, μ1 by फाइनल इमेज डिस्टेंस v माइनस μ1 का काम कौन कर रहा है इस बार, μ2 by u। अच्छा, ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है बेटा, जो पहले सरफेस ने इमेज बनाया था वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, v1। ठीक है, ये क्या हो गया अपना v1। तो
अपॉन V1 इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाय R2। दिस इज इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहें तो μ1 बाई वी माइनस μ2 बाय V1 इज इक्वल्स टू, इसको माइनस बाहर ले लूं तो μ2 माइनस μ1 बाय R2 है ना, ऐसा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटे, इक्वेशन नंबर 2। ओके, डन डन डन। तो ये हमें दो इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो बेटे अब अपने को जो दो इक्वेशन मिला, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड करें तो इक्वेशन 1 क्या है बेटा, μ2 बाई V1 माइनस μ1 बाई U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय R1। दूसरा वाला μ1 बाय V माइनस μ2 बाय V1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ μ2 माइनस μ1 बाय R2। ठीक है, इनको क्या करना है बच्चे, ऐड करना है। तो जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटे, μ1 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू, देखो μ2 माइनस μ1 दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 अपॉन R2, ऐसा हो जाएगा। So finally we got this result, μ1 by v minus μ1 by u is equals to μ2 minus μ1 by μ1 into 1 by r1 minus 1 by r2। So what is this v, final image distance, and what is u, object distance। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। अगर मैंने इसमें है ना, अगर इस सिचुएशन में मैंने लाइट रे यूं डाली ऐसे, तो आपको तो पहले से पता है ये कहां पर मिलेगा बेटा, फोकस पर मिलेगा, पहले से पता है ना अपने को, फोकस पे मिलेगा। यानी इसमें, इस केस में u कितना हो जाएगा बच्चे, इन्फिनिटी, और v कितना हो जाएगा, इक्वल टू f हो जाएगा। कोई शक है इसमें, बिल्कुल नहीं। तो बेटे अगर इस सिचुएशन को यहाँ पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, μ1 बाय v की जगह क्या रखूंगा मैं, f रखूंगा, माइनस μ1 बाय u की जगह क्या रखूंगा, इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये वाला टर्म क्या हो गया बेटा, 0। सो μ1 बाय f इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। देयरफॉर 1 अपॉन f इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, ऐसा हो जा रहा है। तो व्हाट वी कैन डू, 1 बाई f इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो इस तरीके से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। अब अपने को पता है बच्चे कि जो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है ना, अगर फोकल लेंथ की डिस्टेंस को अगर अपन ने मीटर में मेजर किया है तो 1 अपॉन f अपने को क्या देता है, पावर। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर। तो देखो मुझे पावर मिल गया, पावर का फॉर्मूला मिल गया, μ2 बाई μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, ऐसा मिल गया। तो दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो जो भी हमारे पावर की रिक्वायरमेंट है, हमारे चश्मे की है ना, हमारे स्पेक्स की पावर की जो भी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम इसमें R1 R2 μ1 μ2 जो भी रखना है वो हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और अपनी डिजायर्ड पावर, रिक्वायर्ड पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लेंस बनाता है, जो लेंस मेकर होते हैं, वो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, है ना, अपने लेंस को बनाने के लिए रिक्वायर्ड पावर के, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो दीज टू रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 बाई f इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, इस चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आपको समझ में आएगा कि जो μ2 था वो बेसिकली क्या था। μ2 था
उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 क्या था, μ1 था सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसा ही था ना जो हमने एग्जांपल माना था, वो कुछ इस तरीके से था इधर का μ1 था, इधर का μ1 था और इधर का μ2 था। तो ये क्या है, लेंस है, और ये क्या है, चारों ओर की चीजें यानी सराउंडिंग है। तो μ1 इज सराउंडिंग, ठीक है। μ2 क्या हुआ, RI ऑफ लेंस, और μ1 क्या है, RI ऑफ सराउंडिंग। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो जनरली आपका सराउंडिंग क्या रहता है बेटा, एयर, है ना। जनरली आपका सराउंडिंग क्या रहता है, एयर, इन जनरल आपका सराउंडिंग जो है एयर रहता है, और एयर का क्या होता है बेटा, 1, ठीक है। एयर का क्या रहता है, 1। और अगर मैं इस कंडीशन में RI ऑफ लेंस म्यू मान लू, ठीक है, क्या मान लू, म्यू मान लू, तो बताओ ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू μ2 आपका क्या हो गया, म्यू, और μ1 क्या हो गया आपका 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, दैट इज 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला व्हेन सराउंडिंग क्या है, एयर है, बाहर कोई मीडियम नहीं है, एयर है या फिर वैक्यूम है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1 अपॉन R2। जनरली यही केस रहेगा, मोस्टली आपको यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफी ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो इसको याद कर ले भाई ओके। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके बोर्ड में आता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन, ठीक है। अब देखो और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। अब चूंकि एक्चुअल में मुझे रिजल्ट क्या मिला है, ये मिला है 1/f इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ऐसा हो गया। तो 1/f इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, हाँ इसको लिख सकता हूं मैं μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट यूज करो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, है कि नहीं बेटा, ऐसा हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि 2 कौन है और 1 कौन है। 2 कौन है बेटा, लेंस है, और 1 कौन है, सराउंडिंग है। तो बेटर होगा कि हम ऐसे बोले, कैसे कि 1/f इक्वल टू होता है म्यू, क्या, लेंस किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। म्यू लेंस विथ सराउंडिंग का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा -1 इंटू 1 अपॉन R2, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, ये कहीं भी सेट हो जाएगा, ठीक है, ये कहीं भी लागू हो जाएगा, है ना। एयर रहेगा तो एयर वाला चीज लगा लेंगे, कोई भी कंडीशन हो, ये फॉर्मूला तो लगने ही वाला है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, ओनली व्हेन, जब आपका सराउंडिंग क्या है, एयर है। सराउंडिंग में कोई अदर मीडियम आया तो ये, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चे, फॉर सराउंडिंग एज एयर, ठीक है, और फॉर सराउंडिंग एज एनी अदर मीडियम। कोई अदर मीडियम हुआ एयर को छोड़ करके तो ये यूज करेंगे, और एयर हुआ तो ये यूज करेंगे। ओके, आगे मेरी कहानी समझ में आपको, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, मिरर पढ़ा था, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लेंस पढ़ रहे हैं। मिरर
किस फेनोमेना को दिखाता है? रिफ्लेक्शन। और लेंस किस फेनोमेना को दिखाता है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में काफी मेजर डिफरेंस है। ठीक है, दोनों अलग अलग फेनोमेना को शो करता है। अच्छा, कई सारी चीजें सेम भी है ना। वहां पर भी ऐसे ही टर्म्स यूज करते थे और वैसे ही टर्म्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। वहां पर भी फोकल लेंथ होता था और यहाँ पर भी फोकल लेंथ होता था। ठीक है, तो बच्चे मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ना, मिरर का जो फोकल लेंथ होता था वो किस पे डिपेंड करता था? सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता था, F = R/2, और कुछ सोचना नहीं पड़ता था। वहां पर मीडियम का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, मैं नोट करके आपके लिए लिखता हूं। नोट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम on focal length of mirror। मिरर के फोकल लेंथ पर सराउंडिंग मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग मीडियम ऑन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है। तो जब तक रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं करेंगे तब तक वहां पर फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम लेंस में बात करते हैं तो क्या यही बात लेंस के लिए भी सही साबित होगी? नोट, बताओ। तो जैसा कि आपने देखा कि 1/f = क्या था? म्यू लेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो यहां तो आ रहा है भैया, है ना, यहां तो आ रहा है, क्या आ रहा है? म्यू सराउंडिंग का आ रहा है। तो यहां तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, यहां तो अब ये अपना रोल प्ले करेगा। दैट मीन्स कि लेंस का जो फोकल लेंथ है वो सराउंडिंग के मीडियम पर जरूर इंपैक्ट डालेगा, मतलब सराउंडिंग का मीडियम इसके फोकल लेंथ पर जरूर इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, तो यहां हम कहेंगे focal length of lens is affected by the surrounding medium। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया अपने को कि सराउंडिंग मीडियम जो है वो किस प्रकार का है, उसका इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा किस पर? फोकल लेंथ पर। तो भाई ये तो समझ आया। अब अपने को देखना है कि कैसे, हाउ, ठीक है, कैसे इंपैक्ट डालेगा और कितना डालेगा, ये सारी चीजें भी अपने को देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। आ जाओ। उसके पहले अपन ये देखें कि अगर डबल कन्वेक्स लेंस है, अभी हमने क्या किया कि R1 और R2 दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थे, दोनों जो कर्व्स हैं, उसके रेडियस हमने क्या लिए? अलग अलग लिए, R1 और R2। हम दोनों को इक्वल भी रख सकते हैं, तो अपन उसको क्या कहते हैं? इक्वी कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर अपन ने दोनों का R1 R2 बराबर कर दिया तो उसको क्या कहेंगे? इक्वी कन्वेक्स लेंस। तो फॉर इक्वी कन्वेक्स लेंस R1 = R2 हो गया, समथिंग मान लो R। इसके लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, इसके लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा? तो देखो बेटे, इसका मान लो क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर का म्यू सराउंडिंग बोल दिया, चलेगा? ठीक है, म्यू और म्यू सराउंडिंग। तो इस बार क्या हो गया बेटा? R1 और R2 दोनों बराबर हो गया। अब R1 = कितना? R1 क्या होगा बेटा?
अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूं तो दिस वन इज फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो इस साइड क्या हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा, है ना, प्लस आर। और R2 क्या होगा उसका, ये इस तरफ आएगा तो R2 इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा माइनस आर। तो चूंकि आपके पास फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू, है ना, म्यू क्या लेंस, म्यू लेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है, -1 इंटू 1/R1, R1 कितना है बेटा प्लस आर, तो -1/R2, R2 कितना है बेटा माइनस आर, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया देखो प्लस हो गया, तो ये आ रहा है 1/f इक्वल टू 2/R इंटू म्यू क्या चीज बेटा लेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1, ठीक है। तो ये आया हमारा फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 2/R म्यू लेंस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो इन एयर में जब ये लेंस रहेगा तो सराउंडिंग क्या हो गया बेटा, सराउंडिंग 1 हो गया, तो 1/f इक्वल टू 2/R, है ना, इसको क्या लिख सकता हूं म्यू सराउंडिंग जो कि क्या है 1 तो ये आ रहा है देखो म्यू -1 इंटू 2/R, दिस इज 1/f, ठीक है, दिस इज 1/f। किसके केस में, जब सराउंडिंग हमारा क्या है एयर है, ओके। तो जैसा कि आपको पता है बेटा कि म्यू क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये वाला टर्म मुझे क्या मिलेगा पॉजिटिव, तो इंटायर टर्म इज पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, फोकल लेंथ क्या आएगा पॉजिटिव, जो कि हमको पहले से पता है कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है बेटे पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स लेंस वेक्सपो, याद है ना आपको, वेक्सपो एंड केविन, ठीक है, तो पो वाला वेक्स वाला हमेशा क्या होगा पो यानी पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ होना चाहिए पॉजिटिव जब सराउंडिंग क्या है एयर है, ठीक है, सराउंडिंग क्या है एयर है। आगे इतनी बात समझ में, ओके। नाउ व्हाट, अगर अब इस चीज को हमने क्या किया बेटा, इस लेंस को किसी ऐसे मीडियम में डुबो दिया, ठीक है, इमर्स कर दिया, इफ केस 1 की बात कर रहा हूं मैं, इफ convex lens is immersed into a liquid, ठीक है बेटा, if a convex lens is immersed into a liquid में डाल दिया तो उसका सराउंडिंग क्या हो गया बेटा बदल गया, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिक्विड अगर मान लो लेस देन है म्यू लेंस, ठीक है, म्यू लेंस से कम है, तो क्या होगा फोकल लेंथ बदलेगा, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं, सराउंडिंग चेंज हुआ तो फोकल लेंथ बदलना ही है, तो फोकल लेंथ बदलेगा तो पक्का, तो 1/f इक्वल्स टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला 2/R इंटू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1, ठीक है बेटा। तो अब क्या हो जाएगा, ये म्यू सराउंडिंग में जब डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पहले से थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, पहले से थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन चूंकि म्यू सराउंडिंग यानी म्यू लिक्विड अभी भी म्यू लेंस से कम है तो रहेगा 1 से बड़ा ही, है ना, तो ये मेरे को क्या मिलेगा बेटा पॉजिटिव ही मिलेगा। आ रही बात समझ में, फोकल लेंथ अभी भी क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो आ रही मेरी बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, एनालिटिकली इस चीज को समझना है आपको, ओके। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है इससे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी तो ये अभी भी क्या रहेगा पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ आपका क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। आगे मेरी बात समझ में, फोकल लेंथ क्या हो रहा है पॉजिटिव। अच्छा, फोकल लेंथ घटा की बढ़ा, फोकल लेंथ घटा की बढ़ा, तो देखो आपको क्या हो रहा है बेटे, तो पहले ये कितना था पूरा म्यू था पूरा, और उसमें हमने कुछ चीज से डिवाइड किया, ठीक है, किसी चीज से डिवाइड किया, तो पहले से तो ये कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है,
इस ये होल टर्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, इनवर्स रेशियो है। तो ये क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बट पॉजिटिव ही नहीं रहेगा। नेचर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही नहीं रहेगा। और पॉजिटिव मतलब क्या शो करता है, कन्वेक्स लेंस। तो इसका मतलब हुआ, नोट करके मैं यहां पे लिखता हूं कि इट विल बिहेव एज कन्वेक्स लेंस, है ना। पहले भी कन्वेक्स था, अभी भी इसका नेचर क्या रहेगा, कन्वेक्स ही रहेगा। इट विल बिहेव एज कन्वेक्स लेंस एज बिफोर, जैसा पहले था, बट फोकल लेंथ विल नाउ चेंज। ठीक है, फोकल लेंथ अब जो है चेंज हो चुका है, फोकल लेंथ चेंज हो चुका है, लेकिन नेचर अब भी क्या है, कन्वेक्स ही है। ओके, नेचर अब भी कन्वेक्स ही है। अब अपन क्या करें, इसका सेकेंड केस माने, पॉजिटिव जब तक आएगा तब तक इसका मतलब हुआ कि लेंस का नेचर जो है वो कन्वेक्स है। अब देखो केस टू, इफ कन्वेक्स लेंस is immersed into a liquid such that mu liquid is greater than mu lens। इस बार हमने mu liquid को greater कर दिया, तो देखो क्या होगा, तो 1/f इक्वल टू 2/r mu lens अपॉन म्यू सराउंडिंग -1, है ना। तो बेटा इस बार देखो म्यू सराउंडिंग क्या है, बड़ा है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, है ना। म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये बेटा 1 से छोटा हो गया, ये -1 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। दिस टर्म विल बिकम नेगेटिव। तो यहाँ देखो फोकल लेंथ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, एफ क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब क्या हो गया, कनकेव लेंस हो गया। ठीक है, नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब कन्वेक्स लेंस। तो देखो भाई उसका शेप कैसा है, उसका शेप है कन्वेक्स, सॉरी कन्वेक्स लिख दिया मैंने, कनकेव होगा, कनकेव। ठीक है, तो देखो उसका शेप कैसा है, शेप तो कन्वेक्स है, बट बिहेव कैसा कर रहा है, कनकेव के जैसा। आ रही मेरी बात समझ में। तो कन्वेक्स लेंस होते हुए भी वो कनकेव की तरह बिहेव कर सकता है, और एक कनकेव लेंस होते हुए भी वो कन्वेक्स की तरह बिहेव कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। सारा कुछ जो डिपेंड कर रहा है वो मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। अगर मीडियम डिफरेंट होगा, है ना, तो वो कन्वेक्स को भी कनकेव बना सकता है, कनकेव को भी कन्वेक्स बना सकता है। ठीक है बेटा, तो अगर एक कन्वेक्स लेंस को ऐसे मीडियम में डुबोगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस लेंस से, तो वो कन्वेक्स लेंस किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, कनकेव के जैसा। और अगर कम लेंस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का कम है तो स्टिल वो कन्वेक्स के जैसा ही बिहेव करेगा, बट फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। यहाँ भी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, कुछ और फोकल लेंथ आएगा, साथ साथ में क्या होगा, नेचर भी चेंज होगा। यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ फोकल लेंथ चेंज हुआ, नेचर नहीं चेंज हुआ। यहाँ पर फोकल लेंथ और नेचर दोनों चेंज हो गए। ठीक है, तो ये हुआ बेटा इक्वी कन्वेक्स लेंस के लिए। इसी तरह से अगर हम इक्वी कनकेव लेंस की बात करें तो अगेन इक्वी का मतलब क्या हो गया बेटा, R1 और R2 क्या होगा, सेम होगा। चलिए बात करते हैं। फॉर इक्वी कनकेव लेंस, तो अगेन बेटे R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। शेप कैसा होता है इसका, इस तरीके से। तो अब आप देखो यहां पर साइन कन्वेंशन के साथ R1 कौन सा आएगा बेटा, इस तरफ आएगा, तो R1 क्या हो जाएगा, सोचो नेगेटिव हो जाएगा, -R। R2 इस तरफ है बेटा, तो R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +R। यूज करो फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू 1/R1 -1/R2
R2, यही है फॉर्मूला हमारे पास। तो म्यू माइनस वन अपॉन R1 क्या है बेटा, माइनस आर माइनस 1/r। तो देखो क्या हो रहा है, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 माइनस 2/r, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो बेटे यहां से बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिल रही है कि म्यू क्या है, 1 से बड़ा है, ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या देगा, ये मेरे को नेगेटिव देगा, यानी फोकल लेंथ क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव है ना, किसमें, जब ये एयर में है, ठीक है। कहां पर हमने अभी लिया है बेटा, एयर में। तो देखो ये क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव, जो कि हमको पहले से पता है कि कनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन हमेशा ये ऐसा रहेगा क्या, हमेशा ऐसा रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि जब अपन इसके मीडियम को चेंज करेंगे तो चीज़ें चेंज हो सकती है, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है। चलो तो बेटे इसको देखते हैं। इफ concave lens is immersed into a liquid such that mu liquid is less than mu lens। तो बेटे ये फॉर्मूला हमारा कैसा हो जाएगा, सराउंडिंग मीडियम कंसीडर करेंगे तो म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 माइनस 2/r हो जाएगा। तो चूंकि अभी क्या है, म्यू सराउंडिंग कम है, तो ये वाला टर्म क्या रहेगा, अभी भी पॉजिटिव रहेगा, और ये इनटू नेगेटिव, तो अभी भी क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव ही रहेगा। f इक्वल्स टू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यानी नेचर अभी भी क्या रहेगा बेटा, कनकेव ही रहेगा, ठीक है। तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डालेंगे तो नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ नेचर रिमेन्स सेम बट एफ चेंजेस, यानी फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, ठीक है, एफ चेंजेस, ठीक है। ये केस 1 हो गया। केस 2 की बात करें, ठीक है, केस 2, केस 2, इफ concave lens is immersed in a liquid such that mu liquid is greater than mu lens, then क्या होगा भाई, तो 1/f इक्वल्स टू माइनस म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 2/r। तो बेटा जब म्यू सराउंडिंग बड़ा हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या दे देगा आपको, फोकल लेंथ बेटा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाता है बेटा, कन्वेक्स, ठीक है। तो उसका शेप कैसा था बेटा, कनकेव, बट अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, कन्वेक्स के जैसा, यानी क्या हो गया, नेचर चेंज हो गया, ठीक है। क्या हो गया बच्चे, नेचर चेंज हो गया। तो इसमें क्या होगा, एफ एज वेल एज, ठीक है, एफ एज वेल एज नेचर दोनों चेंज हो गए, ओके। एफ भी चेंज हुआ, यानी फोकल लेंथ भी चेंज हुआ, और उसका नेचर भी चेंज हो गया, दोनों के दोनों चीज ही चेंज हो गए। तो भाई इस पूरे डिस्कशन से बहुत अच्छे से मुझे 2 बातें समझ में आ रही है कि जब तक सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम रहेगा, नेचर चेंज नहीं होगा, है ना। सिर्फ क्या चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। ठीक है, जब तक सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, नेचर वही रहेगा, यानी कनकेव कनकेव ही रहेगा, कन्वेक्स कन्वेक्स ही रहेगा, लेकिन फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। बट अगर आपने उस लेंस को ऐसे मीडियम में डुबोया है, ऐसे मीडियम में आपने इमर्स कराया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, देन
आपका नेचर भी चेंज हो जाएगा, कनकेव कन्वेक्स बन जाएगा, कन्वेक्स कनकेव की तरह बिहेव करने लगेगा, साथ में फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, साथ में फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो बहुत क्लैरिटी है इस चीज में। ठीक है, तो बच्चे इस पूरे डिस्कशन से आपको ये तो इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई ही, साथ में आपको दो फॉर्मूले है ना, इक्वी कन्वेक्स के लिए क्या हुआ बेटा, म्यू माइनस 1/2/r, और कनकेव के लिए माइनस म्यू माइनस 1/2/r। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो इन केस ऑफ सराउंडिंग क्या है, एयर है, इन केस ऑफ सराउंडिंग अगर एयर है। ठीक है, तो ये रहा बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला की पूरी डिटेल। ओके, फुल डिटेल हमने देखा इसका। अब एक चीज देखो, हमने जो अभी करा उसमें क्या था, एक साइड दोनों साइड मतलब लेंस के दोनों साइड हमने सेम मीडियम लिया था, है ना। जैसा कि देखो ये हमने लेंस लिया, तो इसको बोला क्या है, μ2 है, इधर μ1 है, और इधर भी क्या लिया, μ1 लिया। अगर ऐसा ना करूं, दोनों साइड अगर डिफरेंट मीडियम रखूं तो यानी इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लिया, μ3 ले लिया। ठीक है, ऐसा हो गया तो क्या होगा बाबा, तो चलो इस चीज को देखते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इफ medium on both side of lens is not same। ठीक है, दोनों तरफ सेम ना हुआ तो फिर क्या होगा, चलो इस चीज को समझते हैं। तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पर ऑब्जेक्ट ले लेंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट लेंगे तो पहले यहां से रिफ्रैक्शन होगा, यहां से रिफ्रैक्शन होगा तो सपोज कहां गया, यहां गया, यहां पर आपका क्या बन जाएगा, पहला इमेज बन जाएगा, फर्स्ट इमेज। ठीक है, फर्स्ट इमेज मिल गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और ये हो गया इमेज डिस्टेंस पहला v1। तो यहां पर लगा लो बेटा आपको रिफ्रैक्शन एट ये वाला कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा बेटा, μ2/v यानी v1 माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय क्या हो जाएगा, r1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब देखो अब क्या होगा बेटा, यहां से यहां जाएगा तो ये फिर इसमें रिफ्रैक्शन होगा, और फाइनल इमेज आपका यहां बनेगा, ये हो जाएगा आपका v। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है बेटा, कहां से कहां जा रहा है, μ2 से μ3 जा रहा है, मतलब अब जो है ये μ1 का काम करेगा और ये μ2 का काम करेगा। ठीक है, तो μ2/v यानी μ3/v फाइनल इमेज डिस्टेंस, माइनस μ1 यहाँ पर कौन काम कर रहा है, μ2, तो μ2/u, इसके लिए सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है बेटा, v1, तो अपॉन v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, μ3 माइनस μ2/r2, इक्वेशन नंबर 2, ऐसा हो गया। ठीक है, अगर अपन ने इन दोनों को ऐड कर दिया बेटे, ये दोनों इक्वेशन को अगर अपन ने ऐड कर दिया तो μ2/v1 प्लस और μ2/v1 माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आया देखो μ3/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 माइनस μ2/r2। ठीक है, ऐसा आ गया। अब अगेन अपन क्या करेंगे बेटा, अगर पैरेलल रेज ले लें तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f। इस डेटा को यहाँ यूज करें तो μ3/v की जगह क्या आ जाएगा, f, और यहाँ पर u की जगह इन्फिनिटी करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 माइनस μ2/r2। तो ये हो जाएगा आपका रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन को यूज करके आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, अगर दोनों साइड मीडियम डिफर करा, दोनों साइड मीडियम अगर डिफरेंट है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके,
तो हमने लगभग लेंस मेकर्स फॉर्मूला से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली है। एक आध एग्जांपल देखेंगे तो पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर ये कंसेप्ट कह क्या रहा है हमसे। ठीक है, चलो एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत अच्छे, एग्जांपल 1 क्या कह रहा है बेटा, देखो देर आर टू स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ रेडियस, देयर are two spherical surfaces of radius r1 equals to 30 and r2 equals to 60. r1 equals to 30 centimeter and r2 equals to 60 centimeter. ठीक है, और लेंस जो बना हुआ है वो ग्लास का बना हुआ है। इफ लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1.5 फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है बेटे, तो आपको ये इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से बनाया हुआ है। ये आपका क्या हो गया R1 और ये आपका क्या हो गया R2। ठीक है, तो भाई तो हमें देख करके ये लग रहा है कि ये कन्वेक्स लेंस है ना, क्या है, कन्वेक्स लेंस है। तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ R1 क्या हो जाएगा बेटा, R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस R1 हो जाएगा, क्यों है ना, सॉरी R1 इक्वल्स टू, नहीं गड़बड़ किया ना, ये R1 कैसे हुआ, R1 देयर आर टू स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ रेडियस R1 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। R1 इसको बोला है, ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ है। R1 30 सेंटीमीटर, R2 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ किया इसने। ये R1 होना चाहिए, ये आपका R2 होना चाहिए और ये आपका R1 होना चाहिए, है ना, क्योंकि इधर से लाइट डालूंगा तो क्या होगा बेटा, ये हमारा फर्स्ट सरफेस होगा और ये हमारा सेकेंड सरफेस होगा। ठीक है, ओके, तो चलो, तो R1 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, R1 हो जाएगा, इस तरफ है, राइट साइड है तो पॉजिटिव हो जाएगा +30 एंड R2 हमारा कितना है, R2 लेफ्ट साइड में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, तो बस यूज कर लो फॉर्मूला। बाहर क्या है, सराउंडिंग क्या है, एयर है, तो 1/f इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2। म्यू इज 1.5, सो 1.5 - 1 इज 0.5 यानी 1/2। 1/r1 क्या ले लो बेटा, 1/30 माइनस 1/r2 क्या हो जाएगा, -60, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2, 60 2 जा 1 जा, ठीक है, 1/2 3 60 3 20 1/40। ठीक है, देयरफॉर f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ। ओके, आगे मेरी बात समझ में, तो देखो ये बड़े ही आसानी से हो गया। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A glass or glycerine convex lens of refractive index 3/2 has got a focal length of 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लेंस है जो कि ग्लास या ग्लिसरीन का बना हुआ है, इसका फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसका 50 सेंटीमीटर लेंथ फोकल लेंथ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2। ओके, बोलते हैं कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ इट इज इमर्स्ड इन इथाइल अल्कोहल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36। अब इधर सराउंडिंग हमने डाल लिया, म्यू सराउंडिंग कितने का 1.36 का, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए बेटा, नया फोकल लेंथ चाहिए, यानी एफ न्यू, ठीक है। व्हाट शुड बी द न्यू फोकल लेंथ। ओके, तो पहले क्या था बेटा, पहले सराउंडिंग क्या था एयर, फर्स्ट केस में सराउंडिंग क्या है एयर। कौन सा लेंस दिख रहा है बेटा, डबल कन्वेक्स लेंस दिख रहा है। तो डबल कन्वेक्स लेंस के केस में आपको पता है 1/f इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू म्यू माइनस 1/r होता है, ठीक है। 2 इंटू म्यू माइनस 1/r होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो यहाँ पर 1/f ये वाले में मेरे को पता है 52/r इंटू म्यू माइनस 1 इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, ठीक है। सेकेंड टाइम 1/f नया वाला न्यू इक्वल्स टू 2/r में कोई चेंज, नो चेंज इन r, ओनली चेंज जो है वो सराउंडिंग में। इसको क्या लिखते हैं बेटा, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग, ठीक है, -1, ठीक है। इस चीज को इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे अपन। हाँ, इसको डिवाइड कर दो भाई। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2/r एंड 2/r गेट्स कैंसिल, ये हो गया बेटा f न्यू अपॉन 50 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा बेटा, म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू सराउंडिंग, इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ म्यू सराउंडिंग, ठीक है, ऐसा हो गया। तो बेटे म्यू कितना है 1.5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0.5 इंटू म्यू सराउंडिंग क्या है बेटे 1.36, म्यू लेंस कितना है 1.5 है 1.5 और माइनस म्यू सराउंडिंग क्या है 1.36, ठीक है, ऐसा आ गया। तो एफ न्यू अपॉन 50 इक्वल टू दिस मच। अच्छा देखो, जो सराउंडिंग का फोकल लेंथ है वो 1.36 है और लेंस का जो है वो कितना था 1.5, तो सराउंडिंग का कम है बेटा, है ना, कम है तो नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब फोकल लेंथ अभी भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। देयरफॉर एफ न्यू इक्वल्स टू हो गया बेटा, एफ न्यू इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1.35 अपॉन 1.5 माइनस 1.36 इंटू 50। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रेस्ट, ठीक है, आगे की बची चीजें आप कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हमें आंसर मिल जाएगा और इसका आंसर आएगा बेटे आपको 242.75 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉल्व कर लेना 242.75 सेंटीमीटर। ओके, डन। तो बेटे आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, है ना। हमने इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस देखा, उसके यूजेस देखे, लेंस मेकर्स फार्मूला देखा, लेंस मेकर्स फार्मूला की डिपेंडेंसी देखी, किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तब तक नेचर चेंज नहीं होगा और सिर्फ फोकल लेंथ चेंज होगा। बट अगर मीडियम सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज़्यादा हो गया, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा, नेचर ही चेंज हो जाएगा। कनकेव जो है वो कन्वेक्स के जैसा बिहेव करेगा, कन्वेक्स जो है वो कनकेव के जैसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आज सीखा। ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्लस मैंने क्या बोला कि जो लेंस मेकर्स फार्मूला का डेरिवेशन है वो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आप डेरिवेशन करिए और न्यूमेरिकल के लिए उसके जो रिजल्ट है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो उनके रिजल्ट पर आप प्रैक्टिस करिए। कहीं पर दिक्कत होता है तो आप मैसेज करिए, ठीक है। ओके, टिल देन टाटा बाय बाय।